This is the perils of drug use. Yeah, scary shit. Y'all ready? Yeah, man. Here it comes. They're all growing and shit. Good God, man. Get that one. I could slit a newborn's throat with that one. हॉरर यह एक ऐसा जॉनर है जहाँ क्रिएटर्स ज़्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए फिक्शन का सहारा लेते हैं, तभी तो फिंग भाई की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इतनी ज़्यादा फेमस है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या रेडिट से उठाई किसी स्टोरी को शेयर नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको ऐसी रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में बताऊँगा जो हॉरर प्लस रियलिटी की सीमा को पार कर देती हैं। The following film contains graphic material such as gore, death of all ages, murder. एम्बॉमर उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसका काम केमिकल का यूज करके डेड बॉडी को सड़ने गलने से बचाने का होता है। तो इस डॉक्यूमेंट्री के नाम से ही आप जान गए होंगे कि इसमें आपको क्या दिखाया जाएगा। IMDb की पेज के अकॉर्डिंग यह डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी एम्बॉमर के बारे में है जो कोलंबिया के सबसे करीब और सबसे खतरनाक हिस्से में काम करता है। क्योताका सुरिसाकी द्वारा लिखी और डायरेक्टेड यह 90 मिनट की डॉक्यूमेंट्री आपको एक गरीबी ग्रस्त देश में रहने का एक्सपीरियंस कराती है। वीडियो शुरू होते ही आपको टूटी इमारतें, सड़कों पर कूड़े के ढेर और मेल न्यूट्रिस्ट लोग इधर से उधर भटकते दिखते हैं। वीडियो में 3 मिनट के मार्क को पार करते ही आपको मौत की एक झलक दिखती है जब कैमरा डेड बॉडीज की एक ढेर पर पड़ता है, जो एक प्रकार से एम्बॉर्मर का वर्क स्टेशन था। अनफॉर्चुनेटली यह डॉक्यूमेंट्री इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट नहीं की गई, बट इस डॉक्यूमेंट्री को अगर आप म्यूट पर भी देखें तो आपको फिर भी समझ आएगा कि यह क्या कहना चाहती है। यह आपको वॉर और मैलिस की कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाना चाहती है। फिल्म में अगला सीन एक क्राइम सीन दिखाया जाता है जिसमें एक व्यक्ति को छाती में चाकू घोंप घोंप कर मार दिया जाता है। पुलिस डेड बॉडी की जांच कर रही होती है और उनसे ही केवल 5 फीट दूर खड़ी एक औरत और उसकी छोटी सी बच्ची भी इसी कॉप्स को देख रही होती है। एज अ व्यूअर यह मेरे लिए काफ़ी अजीब और खौफनाक चीज़ थी कि कैसे एक छोटी सी बच्ची को ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, बट उसके लिए यह एक नॉर्मल सी चीज़ थी। हर एक सीन के चेंज होने के साथ ही हमें नई और ग्रूसम डेड बॉडी दिखाई जाती है, और एम्बॉर्मर के बारे में अगर फिल्म है तो यह नॉर्मल सी चीज़ होनी चाहिए। बट आश्चर्य की बात यह है कि ज़्यादातर डेड बॉडीज़ हमें सड़कों के बीच और पब्लिक के सामने देखने को मिल रही थी। ऐसे ही वीडियो आगे चलती रहती है और 7 मिनट का मार्क पूरा करती है। एम्बॉमर पहले तो एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी को उठाकर दूसरी तरफ रखता है और एक दूसरी बॉडी पर कट लगाना शुरू करता है। जैसे ही वह बॉडी पर कट लगाता है तो बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। मैं आपको ओरिजिनल वीडियो तो नहीं शो कर सकता, बट बॉडी कैसे एक्सप्लोड हुई उसके रेफरेंस के लिए आप ये फिल एक्सप्लोजन वाली वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो आगे कंटिन्यू करती है और हमें एक के बाद एक क्राइम सीन दिखाए जाते हैं जिनमें डेड बॉडी सड़क के बीच पड़ी रहती है और कई आदमी और बच्चे उसे देखते रहते हैं। क्यों? वेल, उनके पास करने को और कुछ नहीं, वो इसी से अपना टाइम पास करते हैं। बस 20 मिनट में आप इतना शॉकिंग कंटेंट देख लेते हो जिसमें डिकेई बॉडी और बॉडी एक्सप्लोजन शामिल है कि आप सोचते हो कि इसे 90 मिनट का बनाने की क्या ही जरूरत थी। ये डॉक्यूमेंट्री आपको दुनिया के उस हिस्से के बारे में बताती है जहाँ किसी का मर जाना, उसकी लाश का सड़ जाना कोई शॉकिंग चीज़ नहीं, यह तो उनके रोज़मर्रा के जीवन का एक हिस्सा है, उनकी बोर्डम से छुटकारा पाने का एक जरिया। The following contains graphic content, drug and substance abuse, sexual assault, prostitution, murder, death, abortion. लूसीफर वैलेंटीन द्वारा डायरेक्टेड साल 2012 में रिलीज हुई इस 1 घंटे 28 मिनट की फिल्म में वो लोग दिखाए गए हैं जिनमें 2 चीज़ें कॉमन थी, उनका ब्लैक मेटल म्यूजिक और ड्रग्स से लगाव। एक 20 सेकंड की वार्निंग स्क्रीन के बाद
ब्रैड नामक एक व्यक्ति से फिल्म की शुरुआत होती है, जिसके पहले शब्द थे I use heroin. I inject it into my body. I snort it in my body because I'm addicted to it. I am a walking fucking abomination. इस मूवी के डायरेक्टर लूसीफर वैलेंटाइन अपनी अनऑर्थोडॉक्स फिल्मोग्राफी के लिए पहले से काफ़ी बदनाम है। उनकी इससे पहले डायरेक्टेड फिल्मों में शामिल है स्लो टॉर्चर प्यूक चैम्बर और स्लॉटर वोमिट डॉल्स। तो उनकी पहली मूवीज़ के टाइटल्स को देखकर आप यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह डॉक्यूमेंट्री भी काफ़ी हॉरिफिक होगी। और इसे देखने के बाद हॉरिफिक वह शब्द नहीं जिसका मैं उपयोग करूँगा। मैं एंग्री, डिस्गस्टेड, रिमोस्ड और भयभीत था। इंट्रोडक्शन सीन के बाद अगला सीन शिफ्ट होता है रेवन की ओर, जो शुरुआत में अपनी बैक स्टोरी बताती है और फिर बताती है अपनी रिलेशनशिप के बारे में कि कैसे वो एक विदेशी व्यक्ति के साथ संबंध में है। उसका बॉयफ्रेंड भी आगे चलकर डॉक्यूमेंट्री में आता है। वो भी रेवन की ड्रग प्रॉब्लम शेयर करता है, बताता है कि ड्रग्स कितने जानलेवा हैं। और फिर अगला सीन खत्म होते होते वही बॉयफ्रेंड रेवन को ड्रग इंजेक्ट करने में मदद कर रहा होता है। इसी दौरान रेवन अपने एक ओवरडोज एक्सपीरियंस की कहानी सुनाना शुरू करती है, लेकिन जब उसका दोस्त एक नए बैच के साथ लौटता है तो वो रुक जाती है और टेबल को साफ करने लगती है, क्योंकि अब समय हो चला था। इसके बाद सब अपना अपना हिस्सा लेते हैं और यह सीन यहीं खत्म हो जाता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है सभी लोग अपनी अपनी कहानियां बताते हैं कि उन्होंने क्यों ड्रग्स शुरू किए, जिन कहानियों में शामिल था चाइल्डहुड ट्रॉमा और किसी लव्ड वन का खो जाना। एक आदमी बताता है कि उसकी माँ उसे लगातार यह याद दिलाती रहती है कि वह उससे तब से नफरत करती थी जब से वह केवल 12 साल का था। कारण सिर्फ यह था कि वह लड़का उसे उसके मृत पति और अपने पिता की याद दिलाता रहता था। दूसरे व्यक्ति बताता है कि कैसे उसके पिता वियतनाम वॉर में शामिल थे और वॉर ट्रॉमास के चलते में अपने परिवार को फिजिकली अब्यूज किया करते थे, जिस कारण वो ड्रग्स की चपेट में आ गया। इसी बीच ब्रैड, जिस व्यक्ति से हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, वो अपनी कहानी बताता है कि वो आज तक नहीं जानता कि उसके सबसे पहले प्यार ने अपनी जान क्यों ली और इसी के चलते वो आज भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया है। और इन्हीं के बीच रेवन, जिसका बॉयफ्रेंड ओवरसीज रहता था, इन सब से अलग थी। You did it. It's nobody's fucking fault that you're on. It's like people say that, like, oh, I had a horrible childhood and blah blah blah, and this is why you know what? I had a wonderful fucking childhood. You did? I had a great childhood. Very happy, family, blah 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 blah, all that fun bullshit. But you know what? I still turned out to be as fucked up as I am now. It's nobody's fault but my own. हालांकि बाद में वह अपने बचपन के बारे में अपनी स्टोरी का खंडन करती है और बताती है कि बचपन में उसके साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल असॉल्ट हुआ था और उनका चाइल्डहुड बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। जैसे जैसे यह डॉक्यूमेंट्री आगे बढ़ी, रेवन और ब्रैड इसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। हालांकि डॉक्यूमेंट्री अभी भी ड्रग्स, ट्रॉमा और ब्लैक मेटल पर ही थी, बट ये दो इंडिविजुअल उसका कोर बन गए थे और बाकी पूरी फिल्म में आप फिजिकली देख सकते थे कि ये दोनों अपने आप को कैसे अंदर और बाहर से तबाह करते जा रहे थे। This is the perils of drug use. Yeah, it's scary shit. Y'all ready? Yeah, man. Here it comes. They're all growing and shit. Good God, man. Get that one. I can slit a newborn's throat with that one. डॉक्यूमेंट्री जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो एक और ड्रग एडिक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इस ग्रुप के एक व्यक्ति की ड्रग डील के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस नए एडिशन का नाम था ऑटम मिजरी। ऑटम बताती है कि वो ड्रग्स के लिए अपना जिस्म बेचा करती थी और बाकी लड़कियों को भी प्रोस्टिट्यूशन के लिए प्रोत्साहित किया करती थी। इसके साथ साथ उन्होंने ड्रग्स के लिए और भी बहुत घिनौने काम किए हैं। ये सब चीजें ऑटम टॉयलेट में बैठकर छुट्टा मारते हुए बताती है। You know, like he should pay them just to sit there. And he's an old dude and he has heart problems, man.
ऑटम के बाद ब्रैड फिर से अपनी प्रेमिका की स्टोरी बताता है कि कैसे वो और उसकी गर्लफ्रेंड अपने एडिक्शन को क्योर करने के लिए रिहैब गए, और जैसे जैसे ब्रैड का एडिक्शन कम होता चला गया उसे रिहैब से रिलीज कर दिया गया। उसने रिहैब सेंटर से निकलते ही अपने सारे पैसे खर्च करके अपनी गर्लफ्रेंड को एक बेहतर रिहैब सेंटर में शिफ्ट किया, क्योंकि अब वो सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि ब्रैड के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ब्रैड को अब बस उसके रिहैब से निकलने का इंतजार था। वो रिहैब से रिलीज तो हुई पर कभी घर नहीं पहुंची। इधर उधर छानबीन करने के बाद ब्रैड को पता चला कि रिहैब से निकलते ही उसकी गर्लफ्रेंड ने ओवरडोज के कारण अपनी जान ले ली है। उस रात उसने न केवल अपनी गर्लफ्रेंड बल्कि अपने अनबोर्न बेबी को भी खोया, जिसका सदमा वो आज तक नहीं भूल पाया। We had both went to rehab and everything, and I got out of rehab and put my own money up to put Angie in a really good one out in Newport News, and I'm sitting there waiting and waiting and waiting, you know, and just waiting. About 2 hours later, I get a call from her mom saying that they found her in Portsmouth behind the shooting range, you know, with the needle still in her arm, and she had OD'd off heroin. So she just got out of rehab that night. इसके अगले ही सीन में ऑटम को पता चलता है कि वो भी प्रेग्नेंट है और उसके पास अबॉर्शन के पैसे नहीं हैं। इसके पास सीन चेंज होता है और ब्रैड उसके पेट में हीरोइन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहा होता है, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है और ब्रैड इस मौके का फायदा उठाकर अब तक आपको यह पता चल गया होगा कि आप केवल ड्रग एडिक्ट्स की फिल्म नहीं देख रहे बल्कि आप इंसानों को अपनी आंखों के सामने सड़ते हुए देख रहे हैं। फिल्म का एंड आते आते रेवन भी ओवरडोज के कारण मारी जाती है, बट IMDb के पेज के अकॉर्डिंग रेवन की डेथ स्टेज्ड यानी फेक थी।